Morning, ma'am. Hi, good afternoon, everyone. How are you? Can you guys hear me now? I'm fine, Okay, and you, ma'am? okay. तो ये मेरी आपसे पहली क्लास है ना. I think this is my first class with you guys. So let me introduce you all about myself. My name is Ifat, and I'm going to take your subject, Constitution of India, COI. Okay, audible? Yes, ma'am. Okay. Which language you guys are like okay with? Should I be telling you guys everything in English or in Hindi or mix? कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाऊं मैं आप लोगों को? Mix. मिक्स. ओके, ठीक है. लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay, great. आप लोग सभी अनम्यूट हैं. तो इन द मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कुछ इशू आता है, कुछ कनेक्शन में एरर आता है, एनीथिंग लाइक दैट, तो यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन ओनली. ठीक है, आप मुझे बीच में बता सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन. There are only 11 people who have joined us yet. अभी सिर्फ 11 लोगों ने ज्वाइन किया है. Let us wait for some more time. Okay, so let me start now. I think other people will not be joining or they are not coming maybe. जैसे ही वो आते रहेंगे तो मैं ज्वाइन कराती रहूंगी. Okay. So guys, I'm going to today I'm going to discuss Constitution of India. What is it, and what are its features and fundamental principles? So what are the fundamental principles basically of this document or the Constitution of India? What exactly it is, ये हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. This subject is very very important because we all must know that what हमारा संविधान क्या है. Constitution is our like संविधान, कि हमारा संविधान क्या कहता है, क्या क्या उसमें क्लॉजेस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, किन सिद्धांतों पे वो चलता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए. यही सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं अब आगे. ठीक है. आपके पास सबके पास सिलेबस है अपना. अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ Constitution of India. So these are the features and fundamental principles of Constitution of India. अब इससे पहले फीचर्स हम पढ़े, हमें ये जानना चाहिए कि Constitution of India है क्या. Constitution of India बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है. हर कंट्री के पास, हर कंट्री के पास, हर इकोनॉमी के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अंदर सारे लॉज, सारे प्रिंसिपल, सारे सेक्शंस, किस सिटीजन को के पास क्या राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, और अगर वो देश में एक सिटीजन है तो उसके पास जो भी मतलब उसके पास पावर्स हैं, जुडिशरी. ठीक है. ये सब चीजें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं. उस डॉक्यूमेंट को, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, और हर तरह से हर कोर्ट, हर जो भी हमारा लॉ है, हमारा कानून है, वो सब कुछ जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होगा. जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से होगा.
ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हुआ? इट इज बेसिकली a legal document or a set of you can say documents, certain documents, set of rules, जिसमें सब कुछ इन डिफरेंट सेक्शंस ये मेंशन किया हुआ है कि किस टाइम पर कब किसने क्या करना है, क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब कुछ बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा संविधान हमको ये बताता है। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को के बारे में और डिटेल में जानूं तो हमें उसके फीचर्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो ये सारे हैं। मैं इन सबको के बारे में आपको डिटेल में एक एक करके बताती हूँ कि है क्या ये सब फीचर्स, क्या क्या कहते हैं। एंड ऑफ द टाइम जब ये सब कुछ आपको मैं बता दूंगी, अगर हमें आज में सारा कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो रह जाएगा वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। और जब ये पूरा प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप सभी को ग्रुप में इसी का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, तो आपके पास इसका एक नोट भी आ जाएगा सभी के पास। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Okay, so first feature or the fundamental principle of Constitution of India is preamble of the Constitution. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लीगल डॉक्यूमेंट है पूरा प्रॉपर, इट इज अ वेरी वेरी बिग डॉक्यूमेंट। जब हम उसको ओपन करेंगे, या फर्स्ट जो चीज है उसके अंदर, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चैप्टर है इस डॉक्यूमेंट का, वो हमारे संविधान का है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल बेसिकली क्या है, इस स्लाइड में आप आएंगे तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता चलेगा। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है कि इसमें जैसे हमारे पास एक बुक होती है, तो बुक में क्या कंटेंट है प्रॉपर, किस पेज पर कहाँ पर क्या मिलेगा, क्या कंटेंट है, क्या चैप्टर्स हैं, है ना, कौन से सेक्शंस में क्या, वो सारा कुछ प्रीएम्बल हमको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बहुत मोटा, एक बड़ी किताब जैसा एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट। तो उसमें कौन से पेज पर, कहाँ पर, किस सेक्शन में क्या चीज के बारे में डिस्कशन हुआ है, ये हमको प्रीएम्बल बताता है। प्रीएम्बल बेसिकली एक तरीके से जैसे एक किताब का इंडेक्स होता है, वैसे ही इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशिएट्स विद अ प्रीएम्बल। इसका मतलब कि वो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। द फर्स्ट वेरी थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या क्या होता है, जो भी आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारा कुछ प्रीएम्बल में आपको शॉर्ट फॉर्म में, या एक तरीके से कह लीजिए समरी में, आपको वो मिल जाता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल को हम इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ बुक भी कहते हैं। प्रीएम्बल इज डिस्क्राइब्ड एज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ बुक। सो जो होता है प्रीफेस ऑफ अ बुक और द इंडेक्स और द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक, वो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये पार्ट कंटेंट्स का पार्ट नहीं है, मतलब प्रीएम्बल में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं लिखा हुआ है, बट सारे लॉज क्या क्या हैं, आगे कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारा कुछ हमें प्रीएम्बल बताता है। ठीक है, ये आपको मेरा ये वाला स्लाइड दिख रहा है अभी, प्रीएम्बल वाला, एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। एंड आई एम ऑडिबल टू यू गाइज ऑल्सो? आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है, राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो ये प्रीएम्बल के बारे में आपको भी सब समझ आ गया कि प्रीएम्बल क्या होता है। पहला फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से इंट्रोडक्शन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रीएम्बल में दिया होता है। कौन से चैप्टर पे क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आइडियोलॉजी है, एंड एवरीथिंग। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुआ था, इंडिया में लागू कब हुआ, हम फॉलो कब से करने लगे। हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। What is our Republic Day? It is 26th of January 1950, right? Every 26th of January हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं as the anniversary। और जो एक्चुअल रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये संविधान, ये लागू हुआ था इंडिया में, हमने फॉलो करना शुरू कर दिया था। यानी कि जब हमें आजादी मिली थी, जो फ्रीडम है हमारा, 15 अगस्त 1947 को जो हमें फ्रीडम मिला था, तो 47 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भी जो कानून लागू हो रहा था हमारे देश में, फ्रीडम मिलने के बाद भी, आजादी मिलने के बाद भी, वो सारा कानून वही सब फॉलो कर रहे थे हम लोग, जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, उनसे पहले जो चला आ रहा था, वही सब हमारे देश में फॉलो हो रहा था। तो हमने अपना संविधान बनाया
और लागू किया कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लीगल एंड द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट जो हर किसी को रेफर करना है, हर सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है, किसी भी से कोई भी हो वो, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट से लेकर छोटे से छोटा आदमी जो इस देश का है वो सिटीजन है, हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन करना है और फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मेशन डेट भी बता दिया है, राइट। फर्स्ट फीचर मैं कवर कर चुकी हूँ, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ लोग हमें अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको उनको फिर से बता दूं कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट फीचर एंड द फॉरमोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट फीचर और द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें आप देखिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तीनों चारों लफ्ज आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो चारों शब्द हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। सॉवरेन होता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में राजा महाराजाओं का, रानियों का रूल होता है, तो सॉवरेन। इससे होता है कि इंटरनेशनल लॉ, हमारा अपना, अपने देश का एक अपना लॉ है, इंडियन स्टेट का अपना एक लॉ है, इसको कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी कि कोई और देश की जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती, इसको कहते हैं सॉवरेन। ठीक है, सोशलिस्ट, हमारी सोसाइटी है, इंडिया हमारी एक सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में कल्चर्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट सोसाइटी, दैट इज दे आर सोशलिस्ट, राइट। एंड सेक्युलर होता है हर रिलीजन बराबर होना। रिलीजन मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है और उसके पास कोई भी रिलीजन फॉलो करने का ये राइट हो जाता है, अगर वो उससे कम का है तो उसकी जो फैमिली फॉलो कर रही है फिर तो वो करेगा, बट अदरवाइज हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, और हर रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बराबर है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि हर सिटीजन के पास जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है तो वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, मतलब हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं या भागीदारी हैं अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम एक, मतलब हम ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्सन का अपने आप मन आया तो वो पीएम बन के बैठ गया या प्रेसिडेंट बन के बैठ गया, ऐसा नहीं होता। हम फॉर्म करते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं कि किस पर्सन को किस पोजीशन पे होना चाहिए, प्रेसिडेंट है, पीएम है, व्हाटएवर। ठीक है, ये होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बेसिकली जो है सोशलिस्ट सेक्युलर जो है, ये एक अमेंडमेंट किया था हमने 1976 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म तो 1950 में हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम आगे काम करते रहे और कहीं कहीं पर हमें लगा कि चेंजेस होने की जरूरत है, तो एक एक्ट पास करके हमने अमेंडमेंट्स भी किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, कुछ भी चीजें चेंज करना एक लॉ प्रॉपर फॉलो करने के बाद। तो 1976 में एक लॉ बना था जिसमें कि बताया गया कि इंडिया एक सेकुलर भी है और सोशलिस्ट कंट्री भी है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। अच्छा, इसका मतलब और भी क्या होता है कि हर किसी के पास, एक तो कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी आदमी को लगता है कि उसका कुछ भी राइट वॉयलेट हो रहा है, जो राइट है, अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या राइट्स हैं हमारे पास, वो वॉयलेट हो रहा है तो कोई भी पर्सन कोर्ट जा सकता है, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर करवा सकता है, कोर्ट भी जा सकता है, जस्टिस ले सकता है। हर कोई सिटीजन बराबर है, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो या कंट्री का कोई एक आम सिटीजन भी है, तो अगर किसी का भी राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो कोई भी पर्सन किसी के भी अगेंस्ट जस्टिस के लिए जा सकते हैं हम लोग। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इसका मतलब, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। हमें आजादी है, हमें लिबर्टी है, हमारा ये भी राइट है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ का मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, फेथ, हम लोग की ये मैं ऐसा मानती हूँ या इस रिलीजन को मानती हूँ या इस चीज में मेरा विश्वास है, ऐसा कुछ। और एंड वर्शिप, वर्शिप मतलब हम किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, चाहे कोई मुस्लिम बनना चाहता है तो वो नमाज पढ़ ले, मंदिर जाना चाहता है तो जाए, नहीं जाना चाहता है, कोई कंपल्शन नहीं है, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, नहीं करना है तो भी ठीक है, करना है तो भी ठीक है। तो हमारे पास ये एक फ्रीडम है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हर वो आदमी जो इस देश में पैदा होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है और उसके पास बाय बर्थ ये सारे राइट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट मतलब है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इन चारों चीजों का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि हर सिटीजन का स्टेटस बराबर है, चाहे वो कितना अमीर है चाहे वो कितना गरीब है, लॉ के आगे हर आदमी बराबर ही है। सबके लिए कानून बराबर ही होगा। अगर कोई एक आदमी मर्डर करेगा, फिर चाहे वो बिलियनर हो या कोई झोपड़े में रहने वाला आदमी हो, कानून के लिए जो नजर में सजा होगी वो दोनों के लिए बराबर होगी। इसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग अभी जैसे हम लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? आप लोग 1 साल के बाद और इंजीनियर बन जाएंगे। यू एवरीबडी विल हैव अ डिग्री विथ यू गाइज। तो सपोज करिए कोई एक जॉब मार्केट में है या एक जॉब किसी कंपनी में, तो व्हाट हैपेंड? म्यूट कर दीजिए प्लीज, जिसके पास डिस्टर्बेंस आ रहा है वो म्यूट कर दीजिए अपने आप को, तब आप बात करिए और लोगों को परेशानी नहीं हो। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हर किसी के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास बराबर क्वालिफिकेशन है, मेरे सामने वाला एक पर्सन है उसके पास भी क्वालिफिकेशन बराबर है, तो हम दोनों के पास अपॉर्चुनिटी होने का इक्वल राइट है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने का। ओके। चैट आप लोग कुछ कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं। रिजर्वेशंस, शिवम, शिवम आप क्या बोल रहे हैं बेटा? रिजर्वेशंस का क्या पूछ रहे हैं? Is Shivam there? Shivam, can you hear me? यस मैम। शिवम आप क्या पूछ रहे हैं बेटे? मैम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे हुई मैम, जब यहाँ पे कोटा इम्प्लीमेंट होता है? कोटा इम्प्लीमेंट होता है तो जो भी चीजें की अमेंडमेंट्स होती गई लेटर ऑन, ये मैं आपको बताती हूँ। जो कोटा आया ये क्यों आया? क्योंकि 1947 की अगर हम बात करें, जब हमने फॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, उस टाइम पर ये जातिवाद बहुत ज्यादा था और ये राजा महाराजाओं वाला रूल चल रहा था उस टाइम पर। तो जो क्योंकि यहाँ पर अभी भी ब्रिटिश, अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर अभी भी किंग एंड क्वीन का कल्चर है। वहां पे गवर्नमेंट तो है ही, बट वो भी कल्चर है और वहां पर किंग क्वीन की इज्जत होती है, उनको सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। आपको पता होगा ब्रिटेन में एलिजाबेथ जो 2 है, जो एलिजाबेथ सेकंड है, शी इज वेरी ओल्ड नाउ, वो शी इज द क्वीन और उनके पास स्पेशल राइट्स हैं आज भी स्पेशल राइट्स है और वो अबव द लॉ है। मतलब अगर वो किसी का मर्डर भी कर देंगी तो उनके अगेंस्ट लॉ कोई कानून ही नहीं बना हुआ उनके देश में। आप समझ रहे हैं? तो वो लोग बहुत बड़े हो गए और कुछ जो छोटे लोग हो गए, ये चीज हमारी कुछ हद तक उनसे भी आई और वो लोगों ने 2 साल रूल किया हमारी कंट्री पे। और उसके बाद हमारी कंट्री में इतना एजुकेशन भी नहीं था, तो क्या होता था कि ये छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी वाली, अभी हम लोग आएंगे उस पर भी, ये प्रॉब्लम पहले बहुत था। तो जो ये चीज आप बोल रहे हैं ना, कोटा एंड रिजर्वेशंस वाली जो बात है, ये इस वजह से हुआ था ताकि हम उन सब लोगों को, हमने कह तो दिया, लॉ तो बना दिया कि बराबर है, एक पर्सन जो झाड़ू मारता है रोड पे वो भी बराबर है और प्रेसिडेंट भी बराबर है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं करा इन चीजों को, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो इन लोगों को कहीं पर भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। उस वक्त ये कोटा इसलिए बनाए गए कि छोटी जो कास्ट के लोग हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, कास्ट तो कोई छोटी नहीं होती, जिनको हमारी ही सोसाइटी ने छोटा बना दिया था, उनको एक स्पेशल राइट्स उस टाइम पर दिए गए थे ताकि उनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो उनको स्पेशल ट्रीट कराने के लिए नहीं बनाया गया था ये कोटा, इक्वल ट्रीट कराने के लिए बनाया गया था ये कोटा। ठीक है। और कोई भी हम अमेंडमेंट, मैंने आपको बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन एक फॉर्म तो हो गया, एक बहुत बड़ा लेंथीएस्ट है ये। अभी नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ एक फीचर इंपॉर्टेंट जो ये है कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा सबसे बड़ा संविधान हमारा है। इसमें हर छोटी से छोटी चीज के बारे में लॉ जरूर बना हुआ है, हमें पता नहीं होता, उतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए सब कुछ है। तो जो ये आप बोल रहे हैं कोटा एंड रिजर्वेशंस, ये क्यों बना? ये किसी अमेंडमेंट से बना। शायद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब 1950 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया तब ये कोटा शायद नहीं होगा, बट जब हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि ये इन लोगों के लिए बराबरी अभी भी नहीं हो रही है, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है और इनसे वही छोटे काम ही कराए जा रहे हैं और ये ना तो इनको एजुकेशन में कहीं पार्ट दिया जा रहा है या कुछ भी नहीं, इनको इक्वालिटी मिलती है, तो वो कोटाज अमेंडमेंट होके कुछ एक्ट्स में और ये लाए गए फॉर देयर बेनिफिट एंड नॉट फॉर गिविंग एनी स्पेशल राइट्स टू एनीबडी बट टू ब्रिंग देम टू द इक्वालिटी। ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम किसी को छोटा नहीं समझे। हम समझते हैं ना छोटा, झाड़ू मारने वाले को हम कुछ नहीं समझते, स्टिल हमारी मेंटालिटी, हमारा थॉट ऐसा है आज भी।
ठीक है, तो अमेंडमेंट हमारे इसमें हो सकते हैं, जो अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर लॉ बना हुआ है कि इतने कम से कम मेंबर्स ऑफ दी, हमारे जो ये हाउस के मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा, इतने लोग उस चीज के लिए ओके करेंगे तब वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोटाज रिजर्वेशंस उस टाइम पर इस तरीके से बनते गए और अब ये आते गए हैं। अब अगर करंट गवर्नमेंट को लगता है कि अब सब ये हटा देने चाहिए, रिजर्वेशंस से नहीं होना चाहिए कुछ भी, इक्वालिटी अब लोग बराबर समझने लगे, तो वो एक अमेंडमेंट पास करके इस चीज को हटा भी सकते हैं। मतलब जितना रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड का मतलब जिसमें आप अपने आप से कोई नहीं उंगली कर सकता कुछ भी किसी चीज में। इट इज लाइक कि वॉट एवर लिखा हुआ जो है वही आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। अभी रिसेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, सिटीजनशिप के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ है ना अभी 2019 में रिसेंटली 370, यस राइट। तो दैट वो क्या था, वो 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अभी ये चीज आ गई। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी जो हाउस ऑफ द हाउस मेंबर्स के थे, उन्होंने इस चीज को वोट किया और एक एक्ट अमेंडमेंट पास करके उसको लॉ बना दिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है डिपेंडिंग अपॉन कि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है। शायद आज जो चीजों को चेंज होने की जरूरत है या इंप्लीमेंट होने की जरूरत है, वो शायद 50 साल पहले 70 साल पहले जरूरत नहीं थी, वो कुछ और जरूरत थी। ठीक है, सो अमेंडमेंट्स की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। डिग्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये सब चीजें सब मतलब पूरी कंट्री हमारी जो है वो एक नेशन है, एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन एवरी सेंस इन फ्रंट ऑफ लॉ, जुडिशरी, कोर्ट के आगे या किसी भी तरीके से सोसाइटी में भी हर पर्सन बराबर है। ठीक है, अगर मेरे पास ये राइट है कि आई वुड शुड फॉलो दिस रिलीजन, आपके पास भी सेम राइट है। आप यही रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करिए, आप कुछ और करना चाहते हैं वो करिए, आप कुछ नहीं करना चाहते आप वो नहीं भी करिए। एथीस्ट भी होते हैं बहुत सारे लोग, बोलते हैं मैं कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता, तो उनको भी कोई ये नहीं कहता कि नहीं आप कोई तो रिलीजन फॉलो करो। देर इज नथिंग लाइक दैट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी सिटीजन एंड उसकी चॉइस कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, ओके शिवम, इज दैट क्लियर नाउ? अभी Yes, ma'am. समझ आ गया आपको? ठीक है, सो अभी और किसी को कुछ इश्यू है इस पर्टिकुलर फीचर में या मैं आगे चलूं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इसका मतलब। अच्छा, अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है और बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, वो है फंडामेंटल राइट्स। मेरे राइट्स क्या हैं? अगर मैं एक सिटीजन ऑफ कंट्री हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, और सारे लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो वो सिटीजन होते हुए कौन कौन से राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं या उनके ऊपर कौन कौन से राइट्स हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं और वो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई राइट किसी का वायलेट होता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं एज पर दी यस बेसिक राइट्स फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यस राइट शिवम, आप ठीक बोल रहे हो। तो फंडामेंटल राइट्स जो है 6 राइट्स हैं हमारे पास, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा जब आप एग्जाम में इसको डालने वाले हैं इस पॉइंट को, फंडामेंटल राइट्स को। तो उसमें 6, ये प्रॉपर 6 राइट्स ही आप बताएंगे। यू शुड नॉट बी स्किपिंग एनी ऑफ दीज। चारों के एटलीस्ट आप हेडिंग्स जरूर प्रॉपर से हाईलाइट करके आप इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करके लिखिए, और फिर आप अंदर इसमें जैसे ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो चलेगा। इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली या यही आपको फॉलो करना है, आपको सिर्फ मीनिंग बता देना कि राइट टू इक्वालिटी का क्या मीनिंग है, राइट टू फ्रीडम का क्या मीनिंग है। फर्स्ट राइट मेरे पास है राइट टू इक्वालिटी। जो इक्वालिटी का मतलब हो गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे मैंने आपको कहा कानून सबके लिए बराबर है। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी की जाति के लिए, कलर के लिए, कि कोई ब्लैक है कोई व्हाइट है या कोई जेंडर की वजह से, किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सपोज बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि प्रेफरेंस देते हैं वो लोग कि हम लोग फीमेल्स को हायर करेंगे, या कुछ कंपनीज प्रेफरेंस देती हैं कि हम लोग मेल्स को हायर करेंगे। दैट इज नॉट राइट, एंड एनीबडी कैन गो टू कोर्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ये बोलकर कि इस पर्टिकुलर कंपनी में मैं तो मेल हूँ मुझे और इन्होंने फीमेल को प्रेफरेंस दिया हुआ है, मुझे सेम अपॉर्चुनिटी, मेरे पास सेम क्वालिफिकेशन है लेकिन अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है इक्वालिटी का। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो किसी का कास्ट हो, रिलीजन हो, कलर हो, जेंडर हो,
किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी ने इस चीज को एक एंड कर दिया, खत्म कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो छुआछूत वाली जो बात होती है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का होता है कि ना पहले जब यहाँ पे ये किंग क्वीन हुआ करते थे या उस टाइम पर, तो उनको एक अलग से टाइटल मिल जाता था, सर का या मैम का या किंग का या क्वीन का, ये कोई टाइटल हो गया। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो हमारे यहाँ पर अब कोई ऐसा किंग क्वीन वाला कोई रूल नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल। हाँ, हर किसी को एक डेजिग्नेशन जरूर मिला हुआ है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, दीज आर सो द हाईएस्ट अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट। आपको पता है हाईएस्ट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन है? पीएम ऑफ इंडिया नहीं है। पीएम ऑफ इंडिया की पोजीशन 3rd पे आती है। हम सबको पता नहीं है ये, हम समझते हैं कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ही सबसे बड़ी पोस्ट है, बट ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में द हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन स्टिल इज प्रेसिडेंट। सबसे टॉप अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है सेकंड पे, एंड देन इट कम्स द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्रेसिडेंट डज नथिंग, ऐसा नहीं है शिवम, प्रेसिडेंट डज नथिंग। प्रेसिडेंट को अपने उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उनकी जो भी पावर्स हैं एवरीथिंग, उसके हिसाब से वो अपना परफॉर्म करते हैं। इट्स लाइक दैट, ओके। And it happens at times that the nature of the person, behavior of the person, participation of the person कितना है। ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि मैनेजर्स एट टाइम काम नहीं करते और उनके जूनियर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। वही सेम चीज हो जाती है कि अगर पीएम बहुत, उनका नेचर इस तरीके का कि ही वांट्स टू वर्क और ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, तो वो दिखता है, जो काम करता है उसका वो दिखता है ना। तो हमारे यहाँ पर वो दिखता ज्यादा है कि पीएम ज्यादा कर रहे हैं, बट कुछ पावर्स हैं जो पीएम के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस हो जाता है या ये फांसी की सजा हो जाती है, तो वो फांसी की सजा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास राइट है हमारी कंट्री में कि वो उसको मर्सी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फांसी की सजा एक आदमी को हट सकती है। अदरवाइज इंडिया में और किसी के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। तो वो ये पावर, ये जो बात हुई, ये हुआ पावर्स की बात हो गई कि वो उस डेजिग्नेशन के साथ आता है, उस रोल के साथ ही पावर आता है, उस पावर के साथ फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर ही एंजॉय कर रहे हैं। तो सेम हमारे साथ भी है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, हमारी ड्यूटीज भी हैं कुछ, हमें वो भी फॉलो करनी होंगी। राइट टू फ्रीडम, हमें नेक्स्ट जो फ्रीडम राइट है वो कहता है, जो फंडामेंटल राइट है बेसिकली, वो कहता है कि 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि अगर मुझे कुछ लगता है कि मुझे कुछ बोलना है तो मेरे पास बोलने का एक फ्रीडम है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा प्रेसिडेंट काम नहीं करता, तो मैं ये चीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी अपना एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ये फीलिंग्स आप कर सकते हो, एक्सप्रेस ये फीलिंग्स, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया टू अस गिव्स अस अ राइट, ठीक है। ये हमारी राइट है कि हमारे पास एक आजादी है कि हम कुछ भी बोल भी सकते हैं और कुछ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उसको गालियां देने लग जाएगा। हमारे पास अगर बोलने का राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को गालियां देने लग जाऊंगी, राइट। मैं अपना थॉट जो है, एक वो थॉट एक प्रॉपर मैनर में रख सकती हूँ कहीं पर भी, बट इट डजंट मीन दैट यू आर वॉलेटिंग समबडी एल्सेस राइट, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, हम कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 इंजीनियर्स हैं, आप लोगों का सेम माइंड है, सेम आप कुछ काम करना चाहते हो, एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, आपने एक एसोसिएशन बना लिया और आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो साथ मिलके, सेम लोग, सेम मेंटालिटी के, सेम क्वालिफिकेशन के, वी कैन फॉर्म दैट एनी टाइम, ठीक है। हमको असेंबल होकर पीसफुली, हम विदाउट आर्म्स हम कुछ काम भी कर सकते हैं, हम देश के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। विदाउट आर्म्स का मतलब हो गया आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, की हम जो भी ये मतलब पिस्टल्स एंड बंदूकन, ये सब जो भी कुछ हमारी आर्मी यूज करती है, ये सब के बिना हम पीसफुली भी असेंबल होके हम कुछ भी काम कर सकते हैं, इन द बेनिफिट ऑफ आवरसेल्व्स और इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री आल्सो। जैसे एक एसोसिएशन है आरएसएस, राइट, यस। So the people, until they are not harming any citizen, they are peacefully assembling and doing whatever they want. मे बी एक इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट के वाले लोग इकट्ठे होकर, असेंबल होकर कुछ भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया, मूव फ्रीली इन इंडिया का मतलब ये है कि आपको अपने ही देश में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ टैक्स पे करते हैं स्टेट, अगर हम इंटर स्टेट जा भी रहे हैं तो हम सिर्फ इंटर स्टेट जो भी टैक्स हमारे उस स्टेट टू स्टेट जो होता है, दैट इज नॉट वीजा बेटा, इट इज जस्ट अ टैक्स जो हम पे करते हैं। बट उसकी हमें कोई अथॉरिटी तो नहीं लेनी पड़ती उससे पहले से किसी स्टेट से
हम कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनी पार्ट। अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं या आप यूपी को बिलोंग करते हैं या आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपको वो स्टेट अभी रहने के लिए पसंद नहीं है, आप किसी और स्टेट में जाकर रेजिडेंस अपना रख सकते हैं, खरीद सकते हैं आप घर जाके। इफ यू हैव मनी, एनफ मनी, गो बाय योर जो भी है घर एंड एवरीवेयर, या आप रेंट पर भी रह सकते हैं। ये फ्रीली आप कहीं पर भी रहने का हमारे पास ये आजादी है कि हम कहीं पर भी जाकर इंडिया के कहीं भी किसी कोने में जाकर रह सकते हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री। वी कैन गो परचेज लैंड ओवर देयर एज पर द लॉ एंड वी कैन गो बाय। एक जम्मू एंड कश्मीर हमारा अभी एक ऐसा कंट्री था जहां पर हर कोई लैंड नहीं खरीद सकता था बिकॉज वो थोड़ा था कॉन्फ्लिक्टरी चीज था। वो भी अभी रिजॉल्व हो गया। एनीबडी कैन गो बाय लैंड ओवर देयर, मेक हाउस, गो एंड रिजाइड देयर। ठीक है। तो रेजिडेंस वहां पे अभी हम कर सकते हैं। हमारे पास ये भी मतलब लिबर्टी कि हम किसी साउथ में हमें पसंद है, हमें केरला में जाकर रहना है, तो वी हैव द लिबर्टी टू डू दैट। ठीक है। लिबर्टी और फ्रीडम इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन। हमारे ऊपर गवर्नमेंट ये कुछ मतलब कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की भी तरफ से कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉलो करना है। प्रोफेशन इन द सेंस कि जैसे आप आज इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप 1 साल के बाद यू विल हैव अ डिग्री, इट डजंट कंपेल यू। आपको कंपल्शन कोई नहीं करेगा कि आपको इस ही पढ़ाई का कुछ आगे जाके काम करना है। अगर आपको लगता है आप कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑल टुगेदर आप कुछ और ही नया जॉब करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। सो देयर इज नो कंपल्शन टू इट एंड हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी, मैं अपना बिजनेस, ऑक्यूपेशन, कुछ भी मैं फॉलो कर सकती हूँ। हर सिटीजन के पास ये राइट है। ठीक है। It safeguards personal freedom and protection in respect of convention for certain offenses. जैसे हर किसी के लिए अगर लॉ में फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोई ऑफेंस है जिसका एक बहुत बड़ा हमें सजा नहीं है, उसकी कन्विक्शन नहीं है, तो वो हर किसी के लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं, सो वी आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, तो हेलमेट नहीं पहना ये लॉ का ब्रेक तो हमने करा है, हमने कानून तो तोड़ा है, क्योंकि ये एक लॉ बना हुआ है कि व्हेन यू आर ऑन द रोड यू हैव टू वेयर इट, राइट? यू हैव टू टाइटन योर बेल्ट्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ 4-व्हीलर। बट अगर हमने उसको एक पर्टिकुलर छोटे से लॉ को तोड़ा है और उसका एक ऑफेंस ये हुआ कि हमने उसको कुछ फाइन पे करा और वो खत्म हो गया। सो इट इज इक्वल्स फॉर एवरीबडी। So the Constitution lays down that the freedom of life and liberty cannot be limited or denied except in accordance with the procedure established by law. यानी कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी मतलब अपनी लाइफ जीना चाहता है तो वो जी सकता है। उसकी लाइफ को लेने का हक जो है वो लॉ में तभी आता है जब वो ऐसा कोई कोई भी क्रिमिनल ऐसा क्राइम कर देता है जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट ही मिल रही है कि अब वो जिंदा ही नहीं रहेगा, जैसे फांसी की सजा होती है, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रीडम है कि यू हैव गॉट फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी, वी कैन नॉट लिमिट टू इट। बट अगर कोई ऐसा लॉ हम ब्रेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका पनिशमेंट ही वो है, तब फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा वो चीज भी। ठीक है। राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 हैज बीन ग्रांटेड। ये 20 अभी तो खैर इट इज विद एवरीबडी कि अगर कोई पर्सन को मतलब राइट टू एजुकेशन एवरीबडी हैज गॉट एंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। 370 made it possible, but some individuals asked for death as well as by the law. What is made possible by 370, Shivam? If you can tell me, what are you saying? Explain your point. Can you hear me, Shivam? Yes मैम, 370 ब्रेक होने के बाद ही तो हमें राइट मिला है कि हम जम्मू कश्मीर में जाके लैंड ले सकते हैं। हाँ बेटा, बट आप ये बोल रहे हो मैं बस वही कि बोला था। हाँ ठीक है, बट आप ये जो उसके बाद बोल रहे हो डेथ एंड ऑल दैट, अच्छा मुझे लगा वो आप उससे कोरिलेट कर रहे हैं। दैट इज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? नहीं मैम, अलग ही है, वो अलग बात बोली है। हाँ अच्छा, ओके ओके फाइन। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बोला कि राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब आप बोलें कि मेरे को तो मैं कुछ भी बोलने का मेरे पास राइट है, बट अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं
तो वो या मेरा किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो फिर वो मेरे पास ये भी तो राइट है कि राइट अगेंस्ट मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से, तो मेरे पास ये राइट अगेंस्ट। सो इफ यू आर एंजॉयिंग योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि किसी दूसरे का कोई और दूसरा राइट तो वॉलेट नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसके पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, आपके पास भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। सो नेक्स्ट राइट जो हमारा हर सिटीजन के पास है वो है दिस फंडामेंटल राइट्स फॉरबिड सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इंसानों का, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आदमियों का, सिटीजन्स का बिजनेस नहीं हो सकता। मतलब आप हमें बेच नहीं सकते, आप हमें खरीद नहीं सकते। ओनली द गुड्स एंड द सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड। खरीदा या बेचा इंसानों को नहीं जा सकता, जो कि पहले जमाने में हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरीके से रखा है, फोर्स्ड लेबर, हमें छुट्टी नहीं मिलता था 7 दिन। अभी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही ये हमें राइट दिया है कि हमें वीकली एक कम से कम ऑफ एक जरूर मिलना चाहिए, लाइक संडेज आर द फिक्स्ड ऑफ। नहीं तो उससे पहले अंग्रेज हम लोगों से 7 दिन काम कराते थे, आपको पता है। मिनिमम कोई वर्किंग आवर्स ऐसा नहीं था कि मैक्सिमम इतने ही घंटे काम करना है, आपको फोर्स्ड लेबर की तरह हमसे काम कराया जाता था। जितना घंटे वो हमसे चाहते थे वो काम कराते थे। कुछ भी वीकली ऑफ का या कोई रेस्ट करने ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ था। तो ये एक्सप्लॉइट उन्होंने हमें किया, हमारे कंट्री के ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट इतना ज्यादा किया उस टाइम पे। तो ये एक लॉ बन गया है कि अब एवरी सिटीजन हैज गॉट द राइट कि भाई तुम मुझे बेच या खरीद नहीं सकते हो, एनीबडी कैन नॉट डू इट, ठीक है। फोर्सिबली मेरे से कोई काम नहीं करा सकता है, कि एक लॉ बन गया है कि आपको काम करने के लिए 8 आवर्स 9 आवर्स अ डे ही आपको काम करना है। उससे ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर एक लॉ बना हुआ है कि आपको डबल जो आपका पर मतलब आवर का कॉस्ट है उससे डबल में आपको पे होगा एंड ऑल दैट। तो ये सारे रूल एंड लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अभी हम लोग इस तरीके से फोर्स लेबर की तरह काम नहीं करते हैं। एक सर्टेन एज डिफाइंड है गवर्नमेंट की, उससे नीचे के बच्चों को हम काम नहीं करा सकते। हम एटलीस्ट हम फैक्ट्रीज में या कोई ऐसे हैजर्डियस जॉब्स में हम बच्चों को नहीं डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोबैको का प्रोडक्शन हो रहा है या शराब का प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री कोई है ऐसी, या कोई, ये भी एक बिजनेस ही है, राइट, उसमें भी लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को नहीं ऐसी जगह पे वो करेंगे, डिप्लॉय नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट लॉ। हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उनको बचपन से अगर इस चीज की आदत पड़ जाएगी तो फिर इट इज देयर एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमको बचाता है हमारा किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होने से। चाहे वो हमारी कंपनी का बॉस हमें ऐसा कर रहा है तो भी हमारे पास राइट है कि हम वो ये बोल सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोग ये चीज नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको जॉब करना है, जॉब की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और बाहर मार्केट में भी जॉब्स की स्कैसिटी है हमारी कंट्री में, तो इस वजह से वो ऐसा नहीं भी करते हैं। बट इफ दे वांट दे कैन। शिवम, यू आर टेक्सटिंग मी समथिंग बेटा, जस्ट अ मोमेंट। You don't worry about the attendance, मैं वो क्लिक कर लूंगी। Thank you so much for your help otherwise. Dheeraj has also joined us. At the end of this lecture, at the end of this session, I will click the attendance. Papa. आप बात करते हो? है पप्पू? हैं? अपने साथ से बात कर रही हो पप्पू? Okay, I have captured the attendance for now. Somebody else would join. I will take care of that also. Thank you, Shiva. Okay, coming back to the point, right to freedom of religion. ये फंडामेंटल राइट्स में एक ये भी राइट है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब बिकॉज आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री, हमारी कंट्री कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो रिलीजन फॉलो कर रहा है हमने वो अपने देश का रिलीजन घोषित कर दिया है, ऐसा नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राइट इज कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस रिलीजन एंड वर्शिप, मैं किसी भी भगवान में अपना
फेथ रख सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, या मैं अगर भगवान में फेथ नहीं भी रखना चाहती तो भी इट इज ओके. एनी पर्सन कैन फॉलो एनी रिलीजन. इट गिव्स टू ऑल रिलीजन फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. मतलब इंस्टीट्यूशंस मतलब एक तो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और हम अपने रिलीजन्स के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन भी कर सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्चेस. हमारे देश में सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर भी बहुत हैं, मस्जिद भी बहुत हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो चर्चेस बहुत कम है, क्योंकि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है, राइट? लेकिन अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, यानी कि क्रिश्चियंस लोग ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, क्रिश्चियनिटी लोग ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, तो शायद इंस्टीट्यूशंस भी उनके अकॉर्डिंगली मेंटेन होना ज्यादा शुरू हो जाएंगे. और ये राइट है उन सिटीजन्स का कि अगर वो फॉलो करना चाहते हैं और वो मेंटेन करना चाहते हैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो वो गवर्नमेंट से अपना लैंड खरीद के प्रॉपर नेसेसरी जो भी प्रोसीजर है सारे वो लेने का, राइट, जो भी मतलब हमारे पास एक प्रोसेस है प्रॉपर सारी वो लेने का, वो सब कुछ अगर हम परमिशंस लेके उसको हम बना सकते हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से. व्हाट डिड यू से? Buying land, yes. Buying land is like, yes, of course. जो भी मंदिर मस्जिद होता है वो कोई किसी एक पर्सन की मतलब इनकम से नहीं होता है ना, वो तो डोनेशन से ही होता है. कोई भी कहीं पर भी कितना भी डोनेट करे, डोनेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो कहाँ पर प्लान करे. एक प्रॉपर उस चीज का भी प्रॉपर एसोसिएशन होता है. मे बी 10 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बोला ठीक है हम पहले पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर देखेंगे कितना आ रहा है, कहाँ पे मंदिर बनाना है या नहीं बनाना है, या एक कोई मंदिर है उसी में कुछ हमें काम मरम्मत का काम करवाना है, ठीक करवाना है, या उसको बड़ा बनाना है, या और कुछ भी करना है. वो सब कुछ वो एसोसिएशन करके वो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन किया जाता है. ठीक है. The state, okay, the citizens cannot be compelled to pay any tax for the propagation of any religion. The state cannot levy any tax of any religion. Constitution prohibiting for imparting religious institutions in colleges and schools and colleges. मतलब आप किसी के पास भी कोई ये लिवरेज नहीं है कि वो किसी भी वजह से किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस वजह से मतलब अपना सिटीजन होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो नहीं छोड़ेंगे जस्ट बिकॉज कि आप ये कहते हैं कि मेरा रिलीजन ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा. तो यू कैन नॉट हार्म द कंट्री बिकॉज यू सिटीजन ऑफ द कंट्री. यू कैन फॉलो एनी रिलीजन, कंट्री हैज गिवन यू द राइट, बट यू आर नॉट वायलेटिंग एनी ड्यूटी, योर ड्यूटी एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स में फिफ्थ राइट अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. In this right, the Constitution guarantees the right of the minorities to maintain and develop their languages and cultures. क्या होता है कि जो मेजोरिटी है ना, फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में मेजोरिटी जो है रिलीजन का या किसी भी कल्चर का या किसी भी लैंग्वेज का, वो क्या है, ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं. या रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो हिंदू रिलीजन इज दी मेजोरिटी. ठीक है. लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में है उसका ये राइट, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर सिटीजन को इस राइट को भी अवेयर करवाना और फॉलो या इम्प्लीमेंट करवाना कि जो लोग माइनॉरिटीज में हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं या और कोई जो भी रिलीजन्स है, या अब तो बुद्धिस्ट, बहुत सारे रिलीजन्स भी नए अब आ गए हैं, बुद्धिस्ट है, जैनिज्म है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदू बट इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू रिलीजन नाउ, इमर्जिंग न्यू रिलीजन्स. तो ये सारी माइनॉरिटीज जो रिलीजन्स हैं, इनकी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना और इनको भी प्रॉपर राइट्स देना, ये एक फंडामेंटल राइट बन जाता है माइनॉरिटीज का भी. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स. तो कल्चर मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो मुस्लिम्स हैं या जो क्रिश्चियंस हैं वो कल्चर फॉलो करते हों जो हिंदूज करते हैं, मेजोरिटी करती है, या वो लैंग्वेज बोलना चाहते हो या बोलते हो या उनको आती हो जो मेजोरिटी बोली जाती है, मेजोरिटी लैंग्वेज. हालांकि Hindi is the national language, we can say that, yes, because most of the people are speaking it, but otherwise अगर आप साउथ साइड में जाएं, every state has got its own language, its own culture. वहां पे खाने का भी प्रॉपर अलग चीज है, उनका रूटीन है वो प्रॉपर अलग है. रिलीजन का एक अलग कल्चर है कि वहां पर जो हिंदूज हैं उनका हिंदूज सेम ही रिलीजन का कल्चर अलग हो जाता है, वहां पे लैंग्वेजेस अलग हो जाती है. वहां के हिंदूज कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं या नॉर्थ इंडिया के हिंदूज कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं. तो जो भी माइनॉरिटी मतलब जो भी लोग किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी कल्चर को कम उसमें फॉलो कर रहे हैं पॉपुलेशन में, उनको गारंटी करती है कि हम तुम्हारे भी राइट्स को सेफगार्ड करेंगे.
ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इट ऑल्सो कन्फर्स अपॉन देम राइट टू स्टैब्लिश, मेंटेन एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि अगर उनका कुछ कल्चर ऐसा है और उस कल्चर के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो वो पढ़ाया कहाँ जा रहा है, उनके कोई अपने ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट उनके अपने ही कोई, फॉर एग्जांपल मंदिर में ही हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं, सीखने मिलती हैं, जो पंडित जी कई बार बताते हैं, तो वो उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो उनके बारे में बता रहे हैं, राइट। This is what it is. Right to constitutional remedies. Acha, the fundamental right is the key of the entire bills of rights, so it provides the enforcement and protection of the fundamental rights by the courts. Constitutional remedies का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक ये भी right है कि मेरे बाकी कोई भी right अगर violate हो रहे हैं, तो मैं कभी भी जाके किसी भी कोर्ट में जाके ये चीज को मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज व्हाट इट इज एंड आई वांट जस्टिस अगेंस्ट इट, मेरे अगेंस्ट ये काम इस पर्सन ने करा है, फिर उसका प्रॉपर केस चलेगा, जजेस लॉयर्स जो भी होंगे वो केस प्रेजेंट करेंगे, जजेस विल बी टेकिंग द डिसीजंस एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक पर्सन जो बिल्कुल आम एक कॉमन मैन है, ही कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस भी होता है कि आपको पहले एक छोटे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मे बी यू विल बी गोइंग टू दी कंज्यूमर कोर्ट इफ इट इज रिलेटेड टू दैट, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शायद आपको पहले जाना पड़े, या सबसे पहला स्टेप शायद यही हो कि आप किसी एडवोकेट को पकड़ के उसको बोलें कि आप मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इस पर्सन को एक लीगल लेटर ही लिख दो अपनी तरफ से, शायद वहीं पर ही बात खत्म हो जाए, कोर्ट में जाना ही ना पड़े। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात करेंगे, फिर हम लोग और उससे ऊपर जाएंगे, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला नहीं लगता है कि ठीक है मेरे जो उन्होंने हमें डिसीजन दिया है वो मेरे अगेंस्ट में है, या जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, तो मैं फिर नेक्स्ट हाई कोर्ट में जा सकती हूँ। हाई कोर्ट से भी डिसीजन अगर कुछ हो जाता है और हमें लगता है कि वो मेरे डिसीजन मेरे फेवर में नहीं है और इट इज अगेन रॉन्ग और समथिंग, देन वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बट इनके प्रॉपर प्रोसेसेस हैं कि एक केस कितना बड़ा है, डिपेंडिंग अपॉन कितना फाइनेंस इन्वॉल्व है और कितना इंपॉर्टेंट है वो केस, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि हाई कोर्ट इससे कम के वैल्यू के केसेस को नहीं हैंडल करेगा या व्हाटएवर, बट एनी पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट विद दैट प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। इसने जो डिसीजन दे दिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं सीजेआई, ये पर्सन जो जज है वो किसी के भी अगेंस्ट, किसी के भी फेवर में, डिपेंडिंग अपॉन द केस जो लॉयर्स ने एडवोकेट्स ने प्रोड्यूस करा है, उसके बाद वो डिसीजन लिया जा सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। This has to be followed by any and every citizen of the country. इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता, जैसे हमारे पास उससे पहले तक ऑप्शंस रहते हैं, हम एक और बड़े बड़े और अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एज फार एज द लॉ, जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज कंसर्न। ठीक है, so this particular right is the fundamental rights. I mean, it is stated that these fundamental rights are justifiable and the individual can move to the higher judiciary. हायर जुडिशरी में भी वो जा सकता है अगर वो अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है विद द डिसीजन ऑफ एनी रिस्पेक्टिव कोर्ट जहां पे उसका केस चला था। ठीक है, एनी डाउट्स अंटिल नाउ? इट इज इजी। आप लोग ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है इनकी हेडिंग्स को याद रखेंगे, जो भी है, जैसे राइट टू ये इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया एंड ऑल दैट, इन सब की हेडिंग्स आपको हाईलाइट करके एग्जाम्स में लिखना होगा और एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, थैंक यू दीपांशु फॉर क्लियरिंग इट आउट। अब हर किसी के पास, क्योंकि हमारे पास कुछ राइट्स तो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम राइट्स की वजह से हम सिर्फ राइट्स ही इंजॉय करेंगे एज अ सिटीजन, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एज सिटीजन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द कंट्री। हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं जो अगर कि कोई भी सिटीजन फॉलो नहीं करता, ड्यूटी को फॉलो नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है, या जो भी है लॉ जो है ऑफ द कंट्री कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सिटीजन, और वो सिटीजन कोई भी हो सकता है। Any citizen at any respective place cannot violate, किसी को भी किसी भी वजह से ऐसी पावर नहीं मिल जाती है कि वो कोई भी वॉयलेट करे ड्यूटी, और अदरवाइज उसका पनिशमेंट है वो उसको फिर लेना पड़ेगा।
फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ये हैं सारी। मैं this is again one of the most important principles you can say of the Constitution of India, क्योंकि हम उससे डिबेट नहीं करेंगे, टॉपिक से डिबेट नहीं करेंगे। anything we are studying as of now is related to the basic principles of the Constitution of India। तो Constitution of India में ये भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ये या लगा लीजिए, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइंड है हर सिटीजन के लिए। टू अबाइड बाय द Constitution and respect its ideals and institutions, ये भी एक हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी बनती है हर सिटीजन की, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि अब उसकी हम आरती उतारेंगे बैठ के। इट इज दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड फॉलो वट एवर इज रिटन इन दैट। वी कैन नॉट से कि नहीं 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 ये लॉ है, मैं तो इस लॉ को नहीं मानता। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता। बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ही और शी हैज टू फॉलो the rules which are written in the Constitution of India, and this is what its respect is, कि हम उसको फॉलो करेंगे और ये उसका रिस्पेक्ट, इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, so whatever is written in the Constitution is to be respected, and in our Constitution, national flag and the national anthem, these both things have got an important place, और हर किसी को इनकी रिस्पेक्ट करनी है। अब हम लोग नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इट इज अगेंस्ट लॉ। आपके अगेंस्ट इस पर केस भी हो सकता है। अगर आप ऐसा कर रहा है, कोई भी पर्सन कहीं पर भी ऐसा करता हुआ पाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है, और जो भी लॉ में इसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स हैं, उस पर्सन को वो लेना पड़ेगा। Guys, I don't know how much time is left for now. Whenever this class will get over, whatever will be pending, we will be continuing the same in the next lecture tomorrow. ठीक है? और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एक टॉपिक, तो ये फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस का है। अगर आप देखें तो हम टॉपिक वाइज भी चल सकते हैं, या जैसे भी आपको ठीक लगे। तो आप अपना ये मैं नोट्स में आपको शेयर कर दूंगी, मे बी टुमारो, वंस वी विल बी कवरिंग द एंटायर टॉपिक ऑफ दैट। ठीक है? तो नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट कैसे होती है? व्हेनेवर इट इज गेटिंग प्लेड एनीवेयर, वी ऑल हैव टू स्टैंड अप टू गिव द रिस्पेक्ट टू इट। We cannot recite it while sitting or while not standing up. Hello? Audible? Clear to everybody? Ma'am. ओके ग्रेट। आई होप बोरिंग तो नहीं हो रहा है लेक्चर बहुत ज्यादा? समझ आ रहा है सबको? कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि नीड्स टू बी डिस्कस्ड, और इट इज नॉट क्लियर, और यू गॉट एनी अदर क्वेरी? No. ओके, ठीक है। टू अपराइज एंड फॉलो द नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ड्यूटीज जो हमारी हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, टू अपराइज एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जैसे कि नोबल आइडियाज, जो भी आइडियाज हैं, नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया जो भी हमारा एक पूरी कंट्री ने मिलकर उस टाइम पे 1947 में जो एक स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से हम आजाद हुए हैं आज, और हमारे अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, और कोई भी देश दूसरा आकर अब हमारे ऊपर ना तो रूल कर सकता है और ना ही अपना लॉ हम पर इम्प्लीमेंट कर सकता है, थोप नहीं सकता। कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ही क्यों ना हो, वो आकर हमारे किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई लॉ नहीं बता सकता है। कोई भी पर्सन ऑफ द कंट्री apart from our country cannot come to our country and tell us. So we have to follow the noble ideas, और जो भी हम इंस्पायर हुए हैं किनसे, जो भी हमारा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब जो 47 में हमें फ्रीडम मिला है, उसके लिए जो भी हमारे नेशनल लेवल पर स्ट्रगल्स हुए हैं, जितने भी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, कुछ वो सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, सब कुछ है, वो सारे आइडियल्स को हमें रिस्पेक्ट करना है। आइडियल्स को वी कैन नॉट से सपोज फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी, ठीक है, ही इज वन ऑफ द आइडियल्स, सो वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम बाय सेइंग नहीं मैं तो नहीं मानता, ही इज नॉट फादर ऑफ इंडिया और व्हाटएवर। You have got class at 3, दीपांशु? 3 से पहले ओवर हो जाएगा बेटा ये लेक्चर। 2 more minutes. Okay, let's, ठीक है, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दी अदर रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स हम लोग कल वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका एक PDF नोट भी आपको मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ।
Maybe I'll do it tomorrow once it will be completed. ठीक है? Is that clear to everybody? किसी को कोई क्वेश्चन अभी है तो बता दीजिए. I'll take it in next 2-3 minutes and I'll close this lecture now. फिर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए. Give me confirmation, everybody. Is everything clear until now? Yes, ma'am. Any other question to anybody? Somebody is typing something. Who is it? No, ma'am. No, ma'am. No All doubt. clear. ठीक है. फिर भी अगर किसी को कुछ भी इशू है, कुछ भी आपको लगता है that you really want to discuss or want to ask anything, I am reachable on my number. You all have my number. WhatsApp पे you can text me. You can either call me also. ठीक है, we can discuss it all the times. और ये content आपको मिल जाएगा, so you can have it saved with you guys and take a print or whatever for the preparation for your exams. Okay, so goodbye everyone. For now, I'm just ending this meeting. Thank you for your time.